नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 25 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या ट्रंप इस समय ईरान से डरे हुए, क्या ट्रंप बार बार धमकी दे दे के केवल अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी ट्रंप के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत है ही नहीं कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। जी हां, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में हम आपसे डिटेल में और एकदम इत्मीनान के साथ बातचीत करेंगे और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी के इस समय इजराइल के दौरे के दौरान वहां पे कई सारी ऐसी डेवलपमेंट निकल के सामने आ रही, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल इस समय भारत की ओर अपना मुंह करके कुछ उम्मीदों के साथ देख रहा है। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है, लगातार गोलीबारी हो रही है और इसके बाद क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही CIA ने ईरान के लोगों से ऑफिशियली मदद मांग ली है, एकदम भिखारियों जैसे मदद मांगी, और ये मदद कौन सी है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में भी आपसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की ही बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस समय ऐसा बादल है जो केवल गरजना जानता और बरसना नहीं। और सबसे बड़ी खासियत डोनाल्ड ट्रंप की यह है, एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा सटका हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, दो चार लाइनें बोलता हूं तब आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कुछ करना होता है तो आमतौर पे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई फैसला लेना होता है तो पहले वो मीटिंग करता है, अपने देश में उस चीज़ की जानकारियाँ इकट्ठा करता है, अपने लोगों से समझता है कि क्या ये करना सही होगा नहीं होगा। और जब तमाम लोग सपोर्ट कर देते हैं, अपने यहाँ के जो एडवाइज़र हैं वो सपोर्ट करते हैं, आर्मी सपोर्ट करती है, कोई फाइनेंस का मामला हो तो फाइनेंस मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं, तमाम इनके मंत्रालय के लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आदमी इंटरनेशनल फोरम पे आके ऐलान करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ आदमी है कि इस गधे ने, साफ तौर पर गधा शब्द भी सही होगा ऐसे आदमी के लिए, किसने सबसे पहले ऐलान करना शुरू किया और अपने लोगों से कोई डिस्कशन किया ही नहीं। आज वही वजह पड़ रही कि डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत डे बाय डे डाउन होती चली जा रही। क्योंकि कहानी आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने पहले यह बात बोल दी थी कि अगर हमारे साथ ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हमारी 3 डिमांडों को नहीं मानता, तो ऐसे हाल में हम ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे। अपने तमाम अब्राहम लिंकन, जेरल्ड फोर्ड, जॉर्ज बुश, तमाम जो इनके खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको भेजा, साथ ही F-22 भेजा, F-15 भेजा, F-16 भेजा, साथ ही जो F-35 बड़ा एडवांस माना जाता है उसको भेजा। लेकिन इसके बाद अपडेट निकल के सामने आई कि इनके ही जो इस समय सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ के सेक्रेटरी हैं डैन केन, इन्होंने ही इनको चेता दिया कि इस समय हमारी कैपेबिलिटी हमला करने की नहीं है, इस वजह से आप हमला ना करें। अब ये बात जब इंटरनेशनल फोरम पे वायरल होने लगी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम एक माना जाना अखबार है, उसने ये खबर छापी, तो डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा अपने ट्रुथ सोशल पे आके सफाई देनी पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तमाम अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत ताकत है, हम जब चाहेंगे तब तबाह कर देंगे। लेकिन ये तमाम बातें तब फीकी पड़ जाती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बातों को सीरियसली नहीं ले पाते। आपको याद होगा 1 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 12 जनवरी को ही कि अगर 30 दिन के अंदर ईरान हमारी बातों को नहीं मानता तो 30 दिन के बाद यानी 13 फरवरी को हम हमला कर देंगे। अब 30 दिन की वो लिमिट पार हो गई, आज आप देखिए तो 25 फरवरी है। इसके बाद क्या कहा 13 तारीख को कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो हम हमला कर देंगे। 1 हफ्ता बीत गया, 20 तारीख आ गई, 20 फरवरी से आज जोड़िए तो फिर 25 फरवरी, 5 दिन एक्स्ट्रा बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी 22 तारीख को ईरान से कहा था कि 48 घंटे का वक्त है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम हमला कर देंगे। और एक बात आप क्लियर जान लीजिए कि बात मानना और डील होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 ऐसी डिमांडें हैं जो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। पहला कि न्यूक्लियर मामले पे कॉम्प्रोमाइज, जो कि ईरान किसी सूरत हाल में नहीं करेगा। दूसरा मामला बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज को सीमित करने का, ईरान उस पर तो कुछ सुनने को और बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। और तीसरा है प्रॉक्सीज का, तो ऐसे हाल में प्रॉक्सी के मामले में तो ईरान ने कहा कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, इनको हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, फिलिस्तीन हमारे व्यक्तिगत मुद्दों में से शामिल है।
फिलिस्तीन हमारे दीन का मामला, उसमें हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसे हाल में जब ये बात ईरान के हवाले से कंफर्म हो गई है कि बातचीत का कोई मामला निकलना नहीं है, साथ ही कोई भी ईरान किसी भी ऐसी शर्त को नहीं साइन करेगा, ना ही मानेगा जो ईरान के ईगो को ठेस पहुंचाए, तो फिर बातचीत के नाम पे बार बार डेट को बढ़ाना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप केवल डर रहे हैं। और एक और बड़ी अजब रिपोर्ट निकल के सामने आई है, द करंट न्यूज़ की रिपोर्ट है, आपकी स्क्रीन पे इस समय प्रकाशित हो रही होगी। इसमें भी आप इंग्लिश में साफ तौर पे पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदी में मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि अगर हमला होता भी है तो इजराइल के एंड से हो, यानी जंग का जो पूरा ठीकरा है वो इजराइल के सर पे फोड़ा जाए। चूंकि एक बात हम सभी जानते हैं कि इजराइल लड़ने में थोड़ा सा एक्सपर्ट है। इजराइल 2 साल 3 साल से 6-6 7-7 देशों से जंग लड़ रहा है, उसको आदत है, वो पैदाइशी हिकना आदमी है। लेकिन अमेरिका ऐसी चीज़ों का आदी है नहीं, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के पांव कांप रहे हैं। और यही वजह है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू यार कुछ कर दें, थोड़ी बहुत हम भी मदद कर दें, उसके बाद बीच बचाव लोग कर ही देंगे और ऐसे हाल में अपनी इज्जत बच जाएगी। बल्कि सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप केवल एक बार 1-2 मिसाइलें मार के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके पूरी दुनिया के आगे बस ये दिखाने में कामयाब हो जाए कि भाई साहब देखो हमने कहा था, हमने कर दिखाया। बाकी इस समय डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक कंकड़ भी उठा के फेंक सके। चूंकि ईरान इतनी मजबूती के साथ चट्टान बन के खड़ा, इनको लगा था कि हम धमकी देंगे तो ईरान डर जाएगा। लेकिन जब ईरान नहीं डरा तो इन्होंने और धमकियां देनी शुरू की, इन्होंने और नौटंकियां की। लेकिन चाइना की मदद, रशिया की मदद और अलग अलग और देशों की मदद इस बात की तरफ चीख चीख के इशारा करती है। ईरान झुकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। और ऐसे हाल में अब अमेरिका की मुसीबत ऐसी है, छछूंदर और सांप वाली हाल है। जैसे सांप कभी छछूंदर पकड़ ले तो एक कहावत आपने बचपन में सुनी होगी कि भय जत जात छछूंदर केरी, ना उगलत बनत ना निगलत बनत। तो वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है, पीछे हटे तो जमाना हंसेगा और आगे बढ़े तो मैयत उठेगी। वो गाना आपने सुना होगा, अताउल्लाह साहब का एक बड़ा मशहूर गाना था। और यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का हुआ। बहरहाल इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि आज की तारीख यानी 25 फरवरी साल 2026 को मोदी साहब इस समय इजराइल के दौरे पे जाने वाले। और मैं भी जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक मोदी साहब वहां पहुंच गए हों। और इसके लिए इजराइल ने बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले जो जेरूसलम का इलाका है वहां पे इजराइल और भारत के झंडे एक साथ लहराते हुए नजर आए। जेरूसलम की सड़कों पर इस वक्त तिरंगा देखते बनता है। जहाँ भी देखिए तिरंगा आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। इजराइल के झंडे के साथ साथ भारत का झंडा लहराता हुआ जेरूसलम की सड़कों से। और साथ ही जो किनेस्ट है जहाँ पे तमाम इनकी मीटिंग होती है, तमाम इनके काम होते हैं, उस जगह को भी बाकायदा तिरंगे के कलर में रंग दिया गया। यानी इजराइल भी अब कहीं ना कहीं भारत की तरफ ही मुंह करके देख रहा है। चूंकि भारत ने ये मोदी 2-4-6 दिनों में जो इन्होंने किया इसको आप हटा दें तो बड़ी मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। और ऐसे हाल में इजराइल को भी उम्मीद है कि यार ट्रंप तो कुछ करेगा नहीं, चलो भारत से ही डील कर लेते। और इसी बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और एज ए डिप्लोमेटिक रिलेशन आप देखें, आप ईरान की मसले को थोड़ा सा भूल जाएं, गाजा को भी थोड़ा सा हटा दें, इजराइल अमेरिका को भूल जाएं, तो आप एज ए इंडियन अगर आप सोचें तो आपको अपना फ़ायदा ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। कोई लड़े आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। अगर उससे आपका फ़ायदा है तो लड़ाई चलती रहे। कहानी यह है कि अब इजराइल ने ऑफर दिया है कि वो अपना आयरन डोम भारत के साथ साझा करेगा। यानी आने वाले टाइम में भारत की सिक्योरिटी में एक जबरदस्त इजाफा आपको देखने को मिलेगा। चूंकि अब आयरन डोम, भले हम आयरन डोम की चाहे जितनी बुराई कर लें, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ होना बहुत अच्छा होता है। आप सोचिए अगर आप भीग रहे हैं तो छाता ना होने पे पत्ते को भी हथियार बनाया जाता है, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो अगर आज हमारे पास S-400 है और अगर आयरन डोम भी मिल जाता तो ऐसे हाल में भारत दोनों हाथों में लड्डू लेके घूमेगा। और इसी बीच रशिया के हवाले से भी बड़ी अपडेट आई है कि भारत अब रशिया से 40 Su-57 भी खरीदेगा। यानी अटैक में भी हम, डिफेंस में भी हम। और ये पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ी टेंशन की बात है। अब कई सारे बुद्धिजीवी यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि भाई साहब एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, भारत कौन सी जंग लड़ने जा रहा जो इतने हथियार खरीदेगा? तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर ईरान अपनी मिसाइलों को इतने पहले से ना बनाया होता, आज ईरान के पास खुर्रमशहर की टेक्नोलॉजी ना होती, शाहिद ड्रोन की टेक्नोलॉजी ना होती, तो क्या इजराइल और अमेरिका ईरान को जीने देते?
क्या अब तक अमेरिका पीछे हटा होता? बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो बात आप समझ गए होंगे। तो भारत के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि 5th जनरेशन का हमारे पास फाइटर जेट हो और साथ ही हमारे पास कम से कम 2-4-10 और न्यूक्लियर वेपन हो, और इवन डिफेंस के मामले में हमारे पास थार्ड हो या फिर S-400 हो और आयरन डोम भी हो। तो ऐसे हाल में हम अटैक और डिफेंस में जब मजबूत हो जाते हैं तो पड़ोसी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी टेंशन बढ़ जाती है। और इस समय बड़ी अपडेट दोस्तों आई है पाकिस्तान के हवाले से भी। दरअसल पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान आजकल अफगानिस्तान के साथ भी जंग लड़ रहा है। आपको याद होगा 2-4-6 दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को मारा था बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से। एयर स्ट्राइक की थी और उस एयर स्ट्राइक में कई सारे लोग मारे गए थे। ये बात मैं आपको सुबह भी बता चुका हूं कि कम से कम 23 मासूम मारे गए थे। 12-14 ऐसे थे जो बच्चे थे। उम्र की बात करें तो 12 साल, 13 साल, 14 साल। यानी वही काम पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान में जो काम इजराइल गजा में करता है। और ऐसे हाल में अफगानिस्तान के लोगों ने कसम खाई थी कि बदला लेंगे, और रिपोर्ट और वीडियो निकल के सामने आया कि इस समय भयानक तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों गोलीबारी चल रही है। और मैं चाहूंगा कि उसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पे देखें थोड़ा सा। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और सबसे टेंशन की बात यह है कि इस समय सीज फायर करवाने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ सकता, क्योंकि जितने देश हैं ये तमाम देश इस समय मिडिल ईस्ट में ही मशगूल हैं, ईरान और अमेरिका की जंग में मशगूल हैं। और एक चीज आप और जानिए, यही वो मौका है। मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे वक्त में ही दोस्तों और दुश्मनों की पहचान होती है। आपने सुना था कि तुर्की कहता था कि हम इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद करेंगे। तुर्की कहता था कि हम बीच में नहीं आएंगे, ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, ईरान के साथ हम कंधे से कंधे मिला के खड़े हो जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट दोस्तों निकल के सामने आई है कि पहली बार अमेरिका का सर्विलांस प्लेन, जिसका नाम AWACS है, एक सर्विलांस प्लेन है जो बाकायदा कैमरों से लैस होता है। इसमें ड्रोन्स होते हैं, यहाँ से उड़ाया जाता है और जहाँ की रेकी करनी हो वहाँ की रेकी करके वापस ये लोग आ जाते हैं। तो इनका AWACS जो प्लेन है, बाकायदा रिपोर्ट निकल के सामने आई कि तुर्की से उसने उड़ान भरी और ईरान की उसने रेकी की और रेकी करके वापस अपने बेस में आ गया है। यानी तुर्की भी नाटो कंट्री होने की वजह से इस समय ईरान का साथ छोड़ के अमेरिका के पहलू में जाके गिर गया है। भले इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और इसी बीच आपने खबर और सुनी होगी कि यूके ने कहा था कि हम ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये डायलॉग यूके का था। लेकिन खबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस समय अमेरिका के कई सारे F-22 जो इनके रैप्टर प्लेन हैं वो यूके में ही खड़े हैं। आप सोच के देखिए कि जंग के हालात में यूके के अंदर क्यों खड़े हैं, और अगर यूके से उड़ के जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। लेकिन यहां भी अमेरिका के कहने पे यूके धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। और इसी बीच कई सारी और न्यूज निकल के सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे कई सारे देश जो सांप है ना, एक कहावत आप सुन लीजिए कि 100 बार भी उतारे अगर केचुली अपनी, जो सांप से पैदा हुआ है वो सपोला ही रहेगा। और दौलत से हो सकती है केवल जेबे भारी, अगर खून हल्का है तो आदमी हल्का ही रहेगा। और इस बात का सबूत डच ने भी दिया है। जो डच कहता था कि हम ईरान के साथ हैं, उन्हीं के डिप्लोमेट, सोचिए जो उनके सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो स्टार लिंक को बाकायदा ईरान के अंदर स्मगल करवा रहे हैं। उसका एक्सक्लूसिव वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखें आप। و 7 تلفن ماهواره‌ای ابزاری است که به صورت جاساز در یک چمدان قرار گرفته است. تجهیزات غیرقانونی ارتباطی که نه از طریق پست سیاسی و دیپلماتیک، بلکه قرار بوده از مسیر مسافران عادی وارد کشور شود
که البته در نهایت ضبط شده و از ورود آن इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्टारलिंक को अमेरिका स्मगलिंग के जरिए ईरान में पहुंचा रहा है, ताकि ईरान के जो लोग हैं जो इस समय अमेरिका और इजराइल की टीम में हैं, अमेरिका और इजराइल की तरफ से कांड कर रहे हैं, वो तमाम लोग नेटवर्क पा जाए और नेटवर्क पाने के बाद ऐसे प्रोपोगेंडा वाले वीडियो फैलाएं कि ईरान में ये चल रहा, ईरान में वो चल रहा, ईरान ऐसा कर रहा, ईरान वैसा कर रहा, ताकि प्रोपोगेंडा फैले और लोगों की नज़र में ईरान की जो सरकार है वो और गिरे, दंगे और भड़कें और ऐसे हाल में ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान हो जाए। और इसी बीच रेजा पहलवी ने भी आग में घी डालने का काम किया। दरअसल रेजा पहलवी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, उनके लिए मदद आने वाली है, बस वो लोग सड़कों पे जुटे रहे। वीडियो देखिए आप। فرزندان دانشجویم، دختران و پسران شجاع ایران، شما بازگشایی دانشگاه‌ها را به فریاد بلند ملت بدل کردید و پیوند استوار دانشگاه و ملت را به نمایش گذاشتید. شما نشان دادید که ایران زنده است و اراده ملت خاموش شدنی نیست. پدرم نزدیک به 50 سال پیش بینی کرده بود که نسل‌های آینده درباره او و خدماتش چگونه داوری خواهند کرد. امروز شما پاسخ تاریخ را دادید. روح او इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेजा पहलवी ने भी किस हिसाब से ईरान के अंदर आग लगाने के लिए अपने काम को अंजाम दिया और खबर यह भी निकल के सामने आई कि रेजा पहलवी ने अपनी बेटी को भी मैदान में उतार दिया है। यानी अपनी बेटी को भी ये कमान थमा दी है कि जाओ और ईरान के लोगों को भड़काओ और भड़काने के बाद ईरान की आवाम में आग पैदा करो, ताकि जो ईरान की आवाम है वो लड़ते लड़ते आपस में ही खत्म हो जाए और सत्ता परिवर्तन की जो राह है वो आसान हो जाए। क्योंकि अमेरिका को एक बात दोस्तों बहुत क्लियर पता है कि हम डायरेक्टली हमला करके कभी भी ईरान से नहीं जीत सकते। इस वजह से अमेरिका, इजराइल और रेजा पहलवी जैसे लोगों का प्लान ये है कि काम करते हैं, पहले इनको आपस में लड़ाते हैं, लड़ने के दौरान IRGC कुछ ना कुछ करेगी। चूंकि देखिए आर्मी वालों का दिमाग थोड़ा सा सनकी होता है, इस बात को आप समझिए। जैसे आपके गांव में भी प्रधानी का चुनाव होगा तो जब पुलिस आती है तो लोग कुछ हो हल्ला कर लेते हैं। CRPF का एक जवान खड़ा हो जाता है तो लोग कुछ नहीं कर पाते। रीजन है कि CRPF का जवान या तो लाठी मारेगा, या तो पीट देगा, या तो गाली देके भगा देगा। पुलिस वाले थोड़ा सा लिबिर लिबिर कर देते हैं। तो आर्मी वाले तो वेल ट्रेंड होते हैं, उनके अंदर इमोशन होता नहीं है। तो IRGC अक्सर ऐसी गलतियां करती है कि जब उसको कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है तो किसी को भी मार देती, किसी को पीट देती, थप्पड़ लगा देती, कॉलर पकड़ लेती, झटक देती है। और यही चीज रेजा पहलवी और जो प्रोटेस्टर हैं वो चाहते हैं कि एक बार ऐसा अगर हो जाए तब तो पूरा मामला आसान। और यही वजह है दोस्तों कि रेजा पहलवी जानबूझ के लोगों को उकसा रहा है ताकि ईरान में दंगा भड़के और उसी दंगे का फायदा उठा के जब IRGC मशगूल हो दंगा संभालने में, तब अमेरिका थोड़ा सा हमला करके खामनेई और उनके बेटे को प्रीशियस तरीके से सटीक अटैक करके और साथ ही अली लारिजानी को मार के फौरन सत्ता परिवर्तन कर ले। चुकी जो पेजेस्कियन है उनके बस का वैसे भी कुछ है नहीं। तो इस समय ईरान में जो आर्मी की जंग है वो नहीं चल रही है, साइकोलॉजिकल जंग चल रही है कि कौन किस पे कितना प्रेशर बना रहा। बहरहाल ईरान अभी तक बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस प्रेशर को हैंडल कर रहा। आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ऐसे ही सिचुएशन हैंडल करता रहे। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी शाम को 6 बजे तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। और साथ ही एक बार आपसे सवाल पूछता हूं कि मेरी खबरों को बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या फिर कुछ सुधार किया जा सकता है, एक बार ये भी बता दें। चूंकि आप हमारे परिवार हैं, आप कुछ बताएंगे हम सीखेंगे, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो आप सपोर्ट करते रहे। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।